गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज प्रातःकाल ही दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को हम चर्चा करना चाहेंगे उस मामले में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और जिसके बारे में लगातार लोग यूट्यूब में पोस्ट डाल रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि मात्र पुस्तकों के आगे बैठ करके, कानूनी पुस्तकों के आगे पोस्ट डालना या काला कोट और सफ़ेद कमीज पहनकर पोस्ट डालने इतना ज़रूरी नहीं है जितना उस संबंध में ज्ञान और जानकारी होना आवश्यक है। तो इसलिए क्योंकि मैं मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ यूपी में रह चुका हूँ और मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है एडवोकेट्स एक्ट का भी, एथिकेट्स का भी, रूल्स फ्रेम अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्ट, उनको भी थोड़ा बहुत जानकारी ली है। 5.5 साल मेंबर रहा हूँ और वैसे भी हर अधिवक्ता को बात करनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना ये है कि किसी पब्लिक प्लेस में हम लोगों को एडवोकेट के रूप में आने का अधिकार नहीं है। बैंड पहन करके हमें आम तौर पे कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए, जबकि वो लीगल प्लेस ना हो, फोरम ना हो। तो आते हैं फिर AIB में। माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जहाँ तक सब जुडिश होने का मामला हो तो उसमें यह है कि हम लोग कोई अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो कहीं प्रकाशित नहीं कर सकते कि इसमें क्या जजमेंट आने वाला है। लेकिन क्योंकि कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट, अब तो लाइव टेलीकास्ट भी होना शुरू हो गया है। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग ए लॉयर और एनी अदर पर्सन हैज़ अ राइट to suggest things in public dominion। तो अब जो हमारा पक्ष है, जो मेरा जानकारी में आता है, वो जो मैं अपने तरह से पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय जो निर्धारित करेगा वो मान्य होगा, इसमें दो राय नहीं। अधिवक्ताओं की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फ्रेम करती रहती है। और छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा मैं आपको, जहाँ तक रूल्स के बारे में जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत बनते हैं, उसमें पहले विभिन्न बार एसोसिएशन से, बार काउंसिल से, लीगल लिबरटीज से सलाह ली जाती है। फिर BCI अपने रूल्स फ्रेम करता है और उसका अनुमोदन करता है विधि मंत्रालय केंद्र का। किसी भी स्टेट बार काउंसिल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत बने रूल्स को सही अमेंड कर सके। हाँ, वो लोग वो ही रूल बना सकते हैं जो परमिसिबल है बाय द BCI, इलेक्शन कंडक्शन के बारे में, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में, लोकल कमिटीज़ के बारे में। बाकी सब शुल्क वगैरह निर्धारण BCI करती है लॉ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद। लेकिन एक ड्रेस कोड ऐसा है जो BCI रिकमेंड करती है और जिसमें अनुमोदन विधि मंत्रालय का नहीं होकर के सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है ड्रेस कोड के ऊपर। जैसे अभी कुछ साल पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए वियरिंग ऑफ ब्लैक कोट एग्जम्प्ट कर दिया है। अब एडवोकेट एक्ट 1961 में अधिकार दिया है BCI को अपने रूल्स फ्रेम करने का। तो उसी के अंतर्गत एक रूल फ्रेम किया गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का।
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो एडवोकेट पंजीकृत थे पूर्व में बार काउंसिल में, उनको अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस, अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराने के लिए नया COP लेना पड़ा। उसमें एग्जेप्टेड थे जो एडवोकेट जनरल्स थे, स्टैंडिंग काउंसिल थे, उनको वकालतनामे नहीं लगाने थे अपने, ADGCs वगैरह, DGCs, और बाकी लोगों को विगत 5 वर्षों के अंदर जो उन्होंने न्यायालय में प्रैक्टिस की है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे टैक्सेशन के हों, चाहे सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, और अगर वो किसी लॉ फर्म के भी मेंबर रहे हों, तो उनको वहाँ से अपना प्रूफ कि दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिव प्रैक्टिस, वो जो कहते हैं ना नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट, जो भरमार है हिंदुस्तान में, हर कचहरी में लोकल जो लीडर्स होते हैं वो मेंटेन रखते हैं उन अधिवक्ताओं को, जो दुकान चला रहे हो, पान के खोपे लगा रहे हो, नौकरियां कर रहे हो, माफियाज हों, लैंड माफियाज हों, बिल्डर्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सबको चेक करने के लिए COP का प्रोविज़न बना, और साथ में एक नया बना कानून कि सन 2010 के बाद जो एडवोकेट्स जिन्होंने LLB किया होगा जुलाई के बाद, उनको आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट अंडर सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स क्लियर करना पड़ेगा, और उनका जो लाइसेंस होता है एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। उन 2 साल के अंदर उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, जो फिर 5 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। ये कानून बना है। यहाँ पहली विसंगति तो यह है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरा विचार है, और शायद मैं काफ़ी हद तक सही हूँ, कि कई लोग नौकरी करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, जजशिप प्रोफेसर रहने के बाद रिटायर, कोई एज नहीं रजिस्ट्रेशन की हमारे यहाँ, एट एनी एज यू कैन गेट रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन जिन्होंने 1962 में, मान लीजिए 1962 में पैदा हुए हैं, 1970 1980 में, 81 में उन्होंने LLB कर ली, नौकरी करते हुए या नौकरी से पहले, उसके बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी, तो उनके लिए AIBA का एग्जामिनेशन नहीं था, जबकि वो लोग करीब 35-36 साल पहले, 40 साल पहले LLB कर चुके थे। उनके लिए होना चाहिए था AIBA एग्जामिनेशन, ही मेरा मानना है। उनके लिए होना चाहिए था, या उनके लिए भी होना चाहिए था जो कहीं ठेकेदारी कर रहे थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, टेलीफोन विभाग में, CDA में, बैंक में, जिनका कोई संबंध लॉ से नहीं था। वो उसके बाद वो अगर प्रैक्टिस में आते हैं 2010 के बाद पंजीकृत होते हैं, तो उनको कोई पेपर नहीं देना होता। ये माना जाता है कि उनको करीब 30-35 साल पुराने जो पढ़ा था वो याद होगा, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 2010 में LLB की है, उनको AIBA देना ज़रूरी है। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उनके जो डिग्री हैं वो ठीक है, उनका ज्ञान है वकालत करने का।
तो ये विसंगति भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करनी चाहिए, निश्चित तौर पे करनी चाहिए, ये पक्ष अधिवक्ताओं को प्रस्तुत करना चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात, क्या AIB एग्जामिनेशन लेने का अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है या नहीं है, ये बात कंसिडरेशन में है। और इसके लिए मैं अपना पक्ष निश्चित तौर पे पब्लिक मंच में साझा करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं है, मैं कहूँगा क्यों है। एक डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBBS और RMP और BAMS और BUMS और BIMS or BDS is entitled to practice as a doctor। उनको उस डिग्री लेने के बाद कुछ भी नया पेपर नहीं लेना होता। They are not required to take any other examination once they pass out from the course suggested and as framed by UGC, University Grant Commission। देखिए, इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। आपको MBBS की डिग्री तभी मिलेगी जो आपने विगत 4.5 साल में अध्ययन किया है, एकेडमिक कोर्स किया है। उसमें हर सब्जेक्ट के SPM से लेकर के जितने भी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और इंटर्नशिप करने के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता। उसके बाद देन यू आर अकॉर्डेड द डिग्री ऑफ MBBS। Only thing required is that you have to go under internship in any medical college, not with any recognized doctor or not, sir। उसके बाद आपको कोई पेपर नहीं देना। इंटर्नशिप करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। यू कैन गेट रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल, और उसके बाद आप हिंदुस्तान में कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ भी है। वो जो रूल बनाया है वो UGC ने बनाया है, ना कि MCI ने। MCI, BCI, DCI, इन सब का रोल जो है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो आपका सिर्फ आपको राइट टू प्रैक्टिस दे सकते हैं या राइट टू प्रैक्टिस छीन सकते हैं। जो वर्णित एटिकेट्स हैं या विधियाँ हैं, उसके अनुसार वो राइट टू प्रैक्टिस आपका छीन सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई एग्जामिनेशन MCI या DCI आफ्टर रजिस्टरिंग यू एज ए डॉक्टर या जो भी आयुर्वेद के हैं नहीं ले सकते। यही बात आई थी जब 1 साल की ट्रेनिंग की बात आई थी पहले 1995 में, शायद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया ये कह के कि उस समय तक दे वर नॉट अंडर द डोमिनियन ऑफ BCI और बार काउंसिल। इसलिए यू कैन नॉट फ्रेम रूल फॉर एन एडवोकेट हु हैज़ नॉट बीन गॉट रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट विद यू। उसके बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोचा और सब लोगों ने विचार किया और यह कहा कि नहीं, अब एडवोकेट बन गए हैं, आप हमारे डोमिनियन में, अब हम एग्जामिनेशन लेंगे। तो मेरा सजेशन ये है, देखिए LLB में बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। पहले 2 साल का था LLB, उसे 3 साल का क्या गया 1967 में। और 3rd ईयर इज नोन एज प्रोफेशनल कोर्स, 2-year कोर्स इज नोन एज एकेडमिक कोर्स। जैसे इंटर्नशिप है, मेडिकल कॉलेज जो है आफ्टर इंटरमीडिएट है, इसलिए उसमें 4.5 और प्लस 1 ईयर। LLB is already of 5 years and 2 years after intermediate, 3 years after
intermediate for getting graduation, and then 3 more years for completing LLB. और जो अब जो आ गया है 2+3 विद इन 5 years, मिनिमम 5 years है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। उस पर जो 5वां साल है, इस बात को ज़रूर उठाना चाहिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा इस बात की कि द 5th year इज ए प्रोफेशनल कोर्स लाइक इंटर्नशिप। तो देयर इज विद ऑल रिगार्ड्स लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस मैटर। मेरा ओपिनियन यही है कि वंस ए पर्सन हैज कंप्लीटेड प्रोफेशनल कोर्स, then there is no need for any examination of AIBE। देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है जो मैं ठोस तर्कों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 47 years in active practice, I have a right to put my version before the public and before इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमें अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है सजेशन देने का, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इंटरमीडिएट करते हैं, फिर प्रोफेशनल्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और एक बार उन्होंने सीए का पास कर लिया तो उनको कोई फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। कंप्लीट सेकेंड जो कोर्स है आपका, जो यूजी से कंडक्ट करती है, उसमें प्रोफेशनल कोर्स इंक्लूडेड है और होना चाहिए। इफ़ यू वांट, इफ the only amendment which can be taught for getting an advocate registered as an advocate can be framed by यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर वो ये सोचती है कि 3 साल का कोर्स भी काफ़ी नहीं अधिवक्ताओं के लिए, तो उनको 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स और करना चाहिए। उस दौरान उनकी ट्रेनिंग जुडिशरी के साथ या एडवोकेट्स के साथ, उससे क्राइटेरिया होना चाहिए कि उस एडवोकेट की लेंथ ऑफ प्रैक्टिस कितनी है। उस एडवोकेट जहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेने चाहते हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ सीखने जा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग वी कैन नॉट अफोर्ड कि हर बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे पाएँ, कहीं पे भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, और उन छात्रों को एलएलबी के ले जा करके एज विजिटर्स प्रोसीडिंग दिखाना चाहिए, लोअर कोर्ट्स की, फोरम्स की। बिकॉज अब ये तो नहीं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जो फैल चुका है, बुरी तरह फैल चुका है। कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, देन टैक्सेशंस, देन लेबर, देन आरटीओज, इवन हर जगह एडवोकेट थे, देन मोटर एक्सीडेंट क्लेम, देन लैंड एक्विजिशन केसेस, देन अब ये आ गया है जो व्यापारिक जो कोर्ट्स आ चुकी है, देन लीगल एड कमिटीज, देन जुवेनाइल कोर्ट, जितने कोर्ट, और हर जगह 2-2 दिन 3 दिन 1 साल रखे, पूरा 1 साल रखे यूजी से, वहाँ जाके बच्चों को प्रोसीजर सिखाया जाए। वहाँ ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है कॉलेज में, दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट। रीडिंग दिखाई जाती है वहाँ पे, एंड एकेडमिक लॉ जो होता है वो सिखाया जाता है कॉलेज में। हर सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए। लोकल एक्ट वगैरह भी वहाँ पे हर स्टेट में लोकल एक्ट भी पढ़ाए जाते होंगे, ये पढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन वंस एन एडवोकेट गेट रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट, तो उसका लाइसेंस कैंसिल इस आधार पे करना कि वो राइट टू उसने कोई पेपर पास नहीं किया है, वो उचित नहीं है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, सभी को मानना पड़ेगा, मानने को बात है, और स्वागत तो करना ही पड़ेगा उसका। रिव्यू जा सकती है, एवरीथिंग कैन बी फाइल्ड आफ्टर दैट, क्यूरेटिव डाली जा सकती है, लेकिन जो आदेश सुप्रीम कोर्ट होगा वो देश में मान्य होगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि यूजीसी को अगर लगता है कि आफ्टर 5 years ऑफ एलएलबी कोर्स और आफ्टर 3 years + 3 years 6 years ऑफ कोर्स,
3 years एकेडमिक कोर्स, 2 years एंड प्रोफेशनल कोर्स। अगर इतना काफ़ी नहीं है छात्रों के लिए तो उनके लिए जैसा चाहे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और ये अधिकार निहित है यूजीसी में है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आएगा तो इसे औरों को सजेस्ट करिए देखने के लिए। और जो अगर हालांकि जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट होते हैं वो आम तौर पे दे डोंट हैव टाइम टू वॉच यूट्यूब एंड ऑल। हम लोग को तो इसलिए मुझे, क्योंकि 2-4 लोगों ने कहा कि यूट्यूब में आप देखो लोग क्या क्या सलाह देते हैं, और जब मैंने सलाह देखी तो आई वाज शॉक्ड। उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं जो एक्टिव प्रैक्टिशनर हो, एक रूलिंग के आधार पे वो दे देगा, एक रूलिंग के आधार पे वो 1-आधा घंटा बोल देगा और लाखों लाइक्स आते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जहाँ मुझ में लगते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं वहाँ कम लोग होते हैं, क्लासेस में बच्चे कम जाते हैं। जाते कहाँ? जब मजमे लगे हों। तो मजमे वाला यूट्यूब है, चलने दीजिए। अब हम आपको कोशिश करेंगे 50 लोग देंगे, 100 देंगे, 10 देंगे, 1 देंगे, लेकिन हम वो बताना चाहेंगे जो प्रैक्टिकल है। धन्यवाद एंड हैव ए गुड डे।